Dear students, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon so that you could notified about any new video from Chemistry Official. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ीशान उस्मान, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है जो कि क्लास 9th की केमिस्ट्री की पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से लिया गया टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री है। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो द इंट्रोडक्शन अबाउट मॉडर्न पीरियड। द मॉडर्न पीरियड इन केमिस्ट्री रेफर्स टू द एरा स्टार्टिंग फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी। अब ये पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ है? लेट 18th सेंचुरी को स्टार्ट हुआ है अराउंड 1778 अप टू प्रेजेंट। अब तक जो हालिया तक जो चलने वाला पीरियड है वो कौन सा पीरियड है? मॉडर्न पीरियड है। अब दिस पीरियड इज कैटेगराइज्ड बाय साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन। अब इस पीरियड की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस तरह से है। ये पीरियड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन तजर्बात से भरमार है। एटॉमिक थ्योरी डेवलपमेंट्स, मुख्तलिफ एटमी नज़रिए और उनकी डेवलपमेंट्स जो हुई हैं वो भी इसी पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा हुई हैं। केमिकल डिस्कवरीज, मुख्तलिफ केमिकल्स की डिस्कवरीज, मुख्तलिफ एलिमेंट्स की डिस्कवरीज जो हुई हैं वो इसी पीरियड में हुई है। एंड एडवांसमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स का बनना, टेक्नोलॉजी, ये सारा जो पीरियड है वो कौन सा पीरियड कहलाता है? मॉडर्न पीरियड कहलाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड का जो पहला साइंटिस्ट है वो है रॉबर्ट बॉयल। अब रॉबर्ट बॉयल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो रॉबर्ट बॉयल ही इज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। ये क्या है? एक अंग्रेज साइंटिस्ट है, ठीक है। ही इज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। कंट्रीब्यूशन को देखें तो रॉबर्ट बॉयल पुट फॉरवर्डेड एन आइडिया दैट केमिस्ट्री शुड बी रिगार्डेड एज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर। अब जो सिस्टमेटिक वे, साइंटिफिक मेथड जो लाना था वो कौन से साइंटिस्ट का था आइडिया? वो था रॉबर्ट बॉयल। देखें, रॉबर्ट बॉयल का ये आइडिया था, अगर हमने कभी भी केमिस्ट्री के बारे में कोई भी चीज़ पढ़नी है तो हमने वो पहले सिस्टमेटिक वे से, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू लानी है, तब जाके वो वो चीज़ जो है वो किस में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनकी पहली कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर को लाना है कभी भी अगर हमने केमिस्ट्री को पढ़ना है, ठीक है। इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन को देखें, हिज मेजर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री दैट है ही पुट फॉरवर्डेड गेस लॉज। इन्होंने क्या किया था? गेस लॉज को पेश किया था। अब गेस लॉज को अगर हम देखें, बॉयल्स लॉ कॉमनली इनके लॉ को कहा जाता है बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ के लिहाज से कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब भी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम उल्टी निस्बत रखता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जब भी हम दर्जा हरारत टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टी निस्बत रखता है किसके साथ? प्रेशर के साथ। मतलब कि जब भी हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, दबाव को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम पे असर क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगी, ठीक है। और इसके अलावा जब भी हम अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, तो इसका वॉल्यूम पे असर क्या होगा? इसका वॉल्यूम पे असर होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सही है। अगर हम सिलेंडर बनाएं, सिलेंडर में क्या रखते हैं? गैस रखते हैं, ठीक है। अब इस गैस पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा प्रेशर लगने की वजह से, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ कहलाता है? बॉयल्स लॉ कहलाता है। किसने पेश किया था? रॉबर्ट बॉयल ने पेश किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो है जे ब्लेक, ठीक है। अब जे ब्लेक के बारे में पढ़ें। ही इज एन स्कॉटिश साइंटिस्ट। ये क्या है?
स्कॉटिश साइंटिस्ट हैं। कहाँ से ताल्लुक है इनका? स्कॉटलैंड से इनका ताल्लुक है। इनकी कंट्रीब्यूशन देखें, जे ब्लेक स्टडीड द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जो जो कुछ भी पढ़ा था वो किसने पढ़ा था? जे ब्लेक ने पढ़ा था। और उनकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन हो गई, उसकी स्ट्रक्चर हो गई, वो किसने बताई थी? जे ब्लेक ने बताई थी। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट रॉबर्ट बॉयल एंड जे ब्लेक। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो है जे प्राइसली। अब जे प्राइसली के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ही इज एन स्कॉट इंग्लिश साइंटिस्ट। अब ये क्या है? ये भी इंग्लिश साइंटिस्ट है, अंग्रेज साइंसदान है। इनकी कंट्रीब्यूशन को देखें, जोसेफ प्रेस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया था? जे प्रेस्टली ने डिस्कवर किया था। सल्फर डाइऑक्साइड जो कॉमनली मौजूद होती है एयर में भी, ठीक है, SO2, ये भी किसने डिस्कवर किया था? ये भी जे प्रेस्टली ने डिस्कवर किया था। और लास्ट में हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये भी किसने डिस्कवर की थी? ये भी जे प्राइसली ने डिस्कवर की थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो है शील। ठीक है, अब शील के बारे में देखें तो ही इज एन जर्मन साइंटिस्ट, इज ए जर्मन साइंटिस्ट। ये क्या है? जर्मन साइंसदान है। इनकी कंट्रीब्यूशन को देखें तो ही डिस्कवर्ड क्लोरीन। शील ने क्या डिस्कवर की थी? क्लोरीन डिस्कवर की थी। ठीक है, अब ये शील की पिक्चर, उसके अलावा प्राइसली की पिक्चर। नेक्स्ट साइंटिस्ट कैवेंडिश। कैवेंडिश ही इज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। ये क्या है? ब्रिटिश साइंटिस्ट है। अब देखें, एक लफ्ज है इंग्लिश और उसके अलावा एक है ब्रिटिश लफ्ज। इंग्लिश उस शख्स को कहते हैं जो कॉमनली इंग्लैंड में रहे। ठीक है, उस शख्स को हम क्या कहेंगे? कॉमनली इंग्लिश साइंटिस्ट कहेंगे। लेकिन अगर बरतानिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, उनमें 4 आइलैंड्स आ जाती हैं, जैसे इंग्लैंड हो गई, स्कॉटलैंड, वेल्स हो गई। अब इन सारों के जो रहाकू होंगे या फिर लोग होंगे, उनको कॉमनली क्या कहा जाता है? ब्रिटिश कहा जाता है। ठीक है, तो कैवेंडिश क्या है? ब्रिटिश साइंटिस्ट है। कंट्रीब्यूशन देखें तो इनका काम जो है वो क्या है? कैवेंडिश डिस्कवर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट को डिस्कवर किसने किया था? कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था। सो दैट इज ऑल अबाउट जे प्राइसली, शील एंड कैवेंडिश। नेक्स्ट साइंटिस्ट अगर हम देखें तो वो कौन से हैं? लेवोजियर। अब लेवोजियर के बारे में पढ़ें तो ही इज ए फ्रेंच साइंटिस्ट। ये क्या है? फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। ठीक है, फ्रांसीसी साइंसदान है। इनकी कंट्रीब्यूशन को देखें तो ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन कंस्टिट्यूटेड अबाउट 1/5 ऑफ द एयर। अब अगर हम एयर को देखें तो एयर का जो 1/5 पार्ट होता है वो कौन सा एलिमेंट होता है? वो कौन सी सब्सटेंस होती है? वो होती है ऑक्सीजन। ये किसने बताया था? ये बताया था लेवोजियर ने। सही है। ही डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन्होंने एक लॉ भी पेश किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके मुताबिक मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम मादे को, मास को कभी भी ना क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय, तबाह कर सकते हैं। ये किसने बताया था? ये बताया था लेवोजियर ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जॉन डाल्टन है। अब जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ें तो ही इज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। ये क्या है? अंग्रेज साइंसदान है। इनकी कंट्रीब्यूशन को देखें तो जॉन डाल्टन प्रपोज एटॉमिक थ्योरी, एटमी नजरिया पेश किया था, जिसमें इसने बताया था कि जो मादा होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। मादा, मैटर इज कंपोज ऑफ इनविजिबल, ना नज़र आने वाली, इनडिविजिबल, जिस नाकाबिल तकसीम पार्टिकल का बना हुआ होता है, जिसको हम कॉमनली कहते हैं। जिस तरह से डेमोक्राइटस ने कहा था एटमॉस का बना हुआ होता है, इस तरह से जॉन डाल्टन ने बताया था किसका बना हुआ होता है? एटम का बना हुआ होता है। ठीक है, इनकी पहली कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से थी। इनकी दूसरी कंट्रीब्यूशन थी ही प्रपोज दैट एटम इज अ वेरी टाइनी इंडिविजिबल इनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। यही बात हमने एटॉमिक थ्योरी में भी डिस्कस की कि इन्होंने बताया था कि जो एटम होता है वो क्या होता है? टाइनी, स्मॉल
छोटा सा इंडिविजिबल जिसको हम ना ब्रेक कर सके ना तकसीम कर सके, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टेबल जिसको हम तबाह ना कर सके, ऐसे जरड़े को हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट जॉन डाल्टन। उस अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है गैल्यूसेक। अब गैल्यूसेक के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ही इज़ अ फ्रेंच साइंटिस्ट। ये क्या है, एक फ्रांसीसी साइंसदान थे, ठीक है। अब इनकी कंट्रीब्यूशन को देखें तो गैल्यूसेक डिस्कवर्ड सेवरल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड अदर गैसेस, ठीक है। अब जो गैल्यूसेक की पहली कंट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि गैल्यूसेक ने एयर और उसके अलावा उनमें जो गैसेस मौजूद है, एयर में जो गैसेस मौजूद है उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आइदर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, कीमियाई प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे फिजिकल तेबई प्रॉपर्टीज़ हो, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को किसने डिस्कवर किया था, गैल्यूसेक ने डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके अलावा इनकी दूसरी कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से, ही डिस्कवर्ड दैट वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन। जो वाटर होता है H2O, H2O। अब H2O में अगर हम देखें हाइड्रोजन के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, और एक क्या है, ऑक्सीजन है। अब ये किसने बताया था, ये बताया था गैल्यूसेक ने, ठीक है। 2 पार्ट्स हाइड्रोजन के बने हुए और एक पार्ट ऑक्सीजन का है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो है एमिडो एवागेड्रो। एमिडो एवागेड्रो के बारे में डिस्कस करें तो ही वाज एन इटालियन साइंटिस्ट। ये क्या थे, इटालियन साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे, इटालियन। अब इनकी कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि एवागेड्रो इज वेल नोन फॉर हिज लॉ। इनका एक लॉ है एवागेड्रो लॉ। कौन सा लॉ, एवागेड्रो लॉ। एवागेड्रोस लॉ। अब एवागेड्रो लॉ क्या कहता है, एवागेड्रो लॉ states that at a fixed temperature and pressure equal volumes of gas contain the same number of molecules। अब अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो अगर किसी भी गैसेस, चाहे कितनी भी गैसेस हों, लेकिन उनका वॉल्यूम्स जो हैं वो बराबर हों, ठीक है, तो वो इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम कंटेन करते हैं। ये कौन सा लॉ है, एवागेड्रो लॉ। या फिर अगर हम कहें कि किसी भी सब्सटेंस के इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ले आएँ तो उनमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो बराबर होते हैं। देखें अगर हम किसी चीज़ का 1 मोल लेते हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्सटेंस का लें, ऑक्सीजन का लें या फिर हाइड्रोजन का लें, तो उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एवागेड्रो वो कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। अब किसी भी सब्सटेंस के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स से मुराद उनके पार्टिकल्स कितने ले आएंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट एवागेड्रो। एवागेड्रो के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है जैक्विस चार्लिस। अब जैक्विस चार्लिस के बारे में डिस्कस करें तो ही इज़ अ फ्रेंच साइंटिस्ट। ये भी फ्रांसीसी साइंसदान है। इनकी कंट्रीब्यूशन को देखें तो जैक्विस चार्लिस इज़ वेल नोन फॉर हिज गैस लॉ। इनका एक गैस लॉ है, वो कौन सा गैस लॉ है, चार्ल्स लॉ, ठीक है। इनका एक लॉ है, कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ के मुताबिक, जिस तरह से हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था कि वॉल्यूम जो है वो उल्टी निस्बत रखता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से, इस तरह से वॉल्यूम जो होता है वो सीधी निस्बत रखता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। जब हम प्रेशर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, दबाव को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, उस टाइम पे जब भी हम टेम्परेचर दर्जाए हरारत को इंक्रीज़ करेंगे तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ कहलाएगा, चार्ल्स लॉ। ये किसने पेश किया था, जैक्विस चार्लिस ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट पेटिट है। अब ये भी एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। पेटिट एंड अदर्स
इसके साथ दूसरे साइंटिस्ट ने डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक नंबर एंड मालिकुलर मासेस ऑफ मेनी सब्सटेंस। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मासेस भी बताया था, उसके अलावा काफ़ी सब्सटेंसेस के मालिकुलर मासेस भी बताए थे। कौन से साइंटिस्ट ने? पेटेट ने। ठीक है, उसके अलावा पेटेट की दूसरी कंट्रीब्यूशन देखें तो ही आल्सो गेव एन एम्पेरिकल लॉ कंसर्निंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ एलिमेंट्स। अब मुख्तलिफ एलिमेंट्स की जो स्पेसिफिक हीट होती है उनको भी एम्पेरिकल लॉ के मुताबिक क्या किया था, डिस्कस किया था कि साइंटिस्ट ने, पेटेट साइंटिस्ट ने। दैट इज ऑल अबाउट पेटेट एंड जैक्विस चार्लिस। पेटेट के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है जे जे बर्जीलियस है। अब जे जे बर्जीलियस ही इज़ अ स्वीडिश साइंटिस्ट। अब ये क्या थे? स्वीडिश साइंटिस्ट हैं, स्वीडन से इनका ताल्लुक है। इनकी कंट्रीब्यूशन को देखें तो जे जे बर्जीलियस इंट्रोड्यूस्ड आइडिया ऑफ सैम्बल्स। सैम्बल्स का आइडिया किसने बताया था? जे जे बर्जीलियस ने। जिस तरह से सोडियम का सैम्बल Na है, ठीक है, नेट्रियम है। उसके अलावा अगर हम देखें सल्फर का एस है, तो ये सैम्बल्स किसने बताई थी? जे जे बर्जीलियस ने बताई थी। ठीक है, तो सैम्बल्स किसने बताई थी? जे जे बर्जीलियस ने। अब उन सैम्बल्स को मिला के फार्मूलात बनाए थे, वो भी किसने बनाए थे? जे जे बर्जीलियस ने फर्स्ट टाइम पे बनाए थे। नेक्स्ट उसके अलावा केमिकल इक्वेशन भी बनाना किसका काम था? कौन से साइंटिस्ट का काम था? वो भी जे जे बर्जीलियस का काम था, ताकि हम केमिस्ट्री को और ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर सकें, डिस्कस कर सकें, पढ़ सकें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट मेंडलीव। मेंडलीव ही इज़ रशियन साइंटिस्ट। ये क्या है? रूसी साइंसदान है। ठीक है, अब इनकी कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से कि इन्होंने पीरियडिक टेबल पेश किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीरियडिक लॉ। ठीक है, एटॉमिक मासेस के लिहाज से उन्होंने क्या किया था, मेंडलीव ने अरेंज किया था एलिमेंट्स को। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट मेंडलीव एंड जे जे बर्जीलियस। मेंडलीव के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है सवांते आरेनियस। अब सवांते आरेनियस को हम अगर डिस्कस करें तो ही इज़ अ स्वीडिश साइंटिस्ट। ये भी स्वीडन से इनका ताल्लुक है। ठीक है, अब इनकी कंट्रीब्यूशन को अगर हम डिस्कस करें तो आरेनियस इज़ अ रीओन्ड फॉर हिज थ्योरी नोन एज थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। अब इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, वो थ्योरी क्या थी? थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, जिसके लिहाज से उन्होंने पेश किया था एसिड और बेसिस का कंसेप्ट। अब इनके लिहाज से जो एसिड होता है, क्या होता है? एसिड होता है जो भी सब्सटेंस अगर हम उनको एक्वस सॉल्यूशन में, पानी वाली सॉल्यूशन में अगर डाल दें, तो अगर वो सब्सटेंस H+ डोनेट करे तो आरएनएस के लिहाज से वो सब्सटेंस कहलाएगा क्या? एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, जो H+ को डोनेट करे सवांते आरएनएस के लिहाज से, वो सब्सटेंस एसिड कहलाएगा। और इसके अलावा जो भी सब्सटेंस क्या करे, OH को डोनेट करे, हाइड्रोक्साइल को डोनेट करे, ठीक है, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? वो सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू सवांते आरएनएस वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद माइकल फ्राडे ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। माइकल फ्राडे आल्सो डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ किसने बताया था? माइकल फ्राडे ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो ज़्यादा से ज़्यादा काम है वो किस साइंटिस्ट का काम है? माइकल फ्राडे का काम है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जो रिलेशनशिप है वो भी हमें किस साइंटिस्ट ने बताया था? माइकल फ्राडे ने बताया था। माइकल फ्राडे पढ़ने के बाद जे जे थॉमसन। अब जे जे थॉमसन के बारे में भी पढ़ें तो ही इज आल्सो अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। ये भी क्या है? एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। क्या हैं? ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अब इनकी कंट्रीब्यूशन को देखें तो जे जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स बाय द रीओवेंट एक्सपेरिमेंट नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने क्या किया था? उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन को कहा जाता था क्या? कैथोड रेज। ठीक है, तो उनको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन सा था? जे जे थॉमसन था। ठीक है, उसके बाद नील्स बोर। अब एटम में जो स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे अब डिस्कवर हो चुके थे। उसके बाद जो नील बोर था, ही द ब्रिटिश साइंटिस्ट। ठीक है, ही इज आल्सो है ब्रिटिश साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया था जिसमें नील बोर प्रपोज द थ्योरी फॉर द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के लिहाज से एक मॉडल पेश किया था जिसमें
एटम का स्ट्रक्चर डेमोस्ट्रेट करवाना किस साइंटिस्ट का काम है? नील्स बोहर का काम है। ठीक है, नील बोहर के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड क्या है, रदरफोर्ड के बारे में क्या है, कंट्रीब्यूशन उनकी क्या है? ही इज एन स्कॉटिश साइंटिस्ट, ये स्कॉटलैंड से इनका ताल्लुक है। ठीक है, अब इनकी कंट्रीब्यूशन को देखें तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को डिस्कवर किया था, बीटा पार्टिकल्स को, बीटा रेज को डिस्कवर किया था। अल्फा, एक मिनट, अल्फा को, बीटा रेज को, और इसके अलावा गामा रेस को किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लाज भी पेश किए थे किसके? रेडियो एक्टिव डिके के। अब अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल्स क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इन पार्टिकल्स को देखें तो ये किससे प्रोड्यूस होते हैं? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से प्रोड्यूस होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनमें से इनविजिबल रेडिएशंस उनके न्यूक्लियस से निकले। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। तो ये पार्टिकल्स किसने डिस्कवर किए थे? रदरफोर्ड ने। इनकी दूसरी कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से थी, ही आल्सो प्रपोज द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस को डिस्कवर करना भी इनका काम था, क्योंकि इन्होंने एक मॉडल पेश किया था, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, जिसके बेसिस पे इन्होंने सेंट्रल पार्ट पे एक कंटेंस्ड डेंस रीजन को न्यूक्लियस करार दिया था। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो है श्रोडिंजर। ही इज एन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट। ये क्या है? एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है। इन्होंने भी एक मॉडल पेश किया था जिसके बेसिस पे एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट श्रोडिंजर। नेक्स्ट साइंटिस्ट है डी ब्रोगली। अब अगर हम डी ब्रोगली को डिस्कस करें तो डी ब्रोगली इज ए फ्रेंच साइंटिस्ट। ये क्या है? फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अब अगर हम डिस्कस करें तो डी ब्रोगली क्या है? फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। सही है। उसके बाद डी ब्रोगली की अगर कंट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस पेश किया था, जिसके लिहाज से उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को ड्यूअल नेचर होती है। इलेक्ट्रॉन को क्या, कौन सी नेचर होती है? दोहरी नेचर होती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एज ए वेव भी, और उसके अलावा पार्टिकल भी। ये किसने बताया था? ये बताया था डी ब्रोगली ने। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो हैं सत्येंद्र नाथ बोस। अब सत्येंद्र नाथ बोस एक इंडियन साइंटिस्ट हैं। ही इज़ एन इंडियन साइंटिस्ट। ठीक है, उसके अलावा इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर पेश की थी। ठीक है, वो कौन सी स्टेट है? आइंस्टाइन बोस कंडेंसेट। अब ये कौन सी स्टेट है? जब भी हम लो टेम्परेचर कर दें, कितना कर दें? -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे जो स्टेट मिलेगी वो कौन सी स्टेट होगी? आइंस्टाइन बोस कंडेंसेट। अब ये कौन किस साइंटिस्ट ने पेश की थी? एक था सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरा हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेश किया था। सो दैट वाज ऑल अबाउट डी ब्रोगली एंड सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस को डिस्कस करने के बाद जो न्यू साइंटिस्ट हैं, वेरी नोन साइंटिस्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता? ही इज़ अ जर्मन साइंटिस्ट। ये क्या है? एक जर्मनी से रहने वाले साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब इनकी कंट्रीब्यूशन को देखें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रपोज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इन्होंने एक स्टेट बनाई थी, प्रेजेंट की थी, ईबीसी। ठीक है, ईबीसी आइंस्टाइन बोस कंडेंसेट। पिछली वाली स्लाइड में हमने डिस्कस की थी। जब भी हम टेम्परेचर इतना कम कर दें कि -273.16 अगर डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम टेम्परेचर कर दें, उसके बाद जो मिलने वाली स्टेट मिलेगी मैटर की, वो क्या कहलाएगी? आइंस्टाइन बोस कंडेंसेट कहलाएगी। उसके अलावा इनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखें तो वो मॉडर्न फिजिक्स में, ही इज़ आल्सो रिनोवेड फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में इनका ज़्यादा काम है। इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो हैं एरिक कॉर्नेल। अब एरिक कॉर्नेल अभी भी जिंदा साइंटिस्ट हैं। ठीक है, ही इज़ एन अमेरिकन साइंटिस्ट। ये क्या है? एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। सही है। उसके अलावा एरिक कॉर्नेल की कंट्रीब्यूशन क्या है? एरिक कॉर्नेल अलॉन्ग विथ कार्ल वीमेन सिंथेसाइज द फर्स्ट आइंस्टाइन बोस कंडेंसेट इन 1995। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? एरिक कॉर्नेल ने कार्ल वीमेन के साथ फर्स्ट टाइम पे जो ईबीसी आइंस्टाइन बोस कंडेंसेट ने पेश की थी उसको तैयार किया था। उसके अलावा इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2001 में। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट कार्ल वीमेन एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन। लास्ट साइंटिस्ट हैं कार्ल वीमेन। कार्ल वीमेन को अगर हम डिस्कस करें तो कार्ल वीमेन एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। ये अभी जिंदा हैं। ठीक है, इनकी कंट्रीब्यूशन को देखें तो इनकी कंट्रीब्यूशन लास्ट स्लाइड में ही डिस्कस कर दी थी कि
एरिक कॉर्नेल और काल्विन दोनों ने फर्स्ट टाइम पे आइंस्टाइन बोस कंडेंसेट को तैयार किया था 1995 में, ठीक है। और इसके अलावा इन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी दिया था। सो दैट वाज ऑल अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न पीरियड साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़।